Assalamualaikum students. In today's lecture, we will discuss the rules of differentiation. In our previous lecture, we found the derivative of function by using difference quotient. Here is the formula of difference quotient. We use this form for the derivative to derive formulas for finding derivatives. The first rule of derivative is the derivative of the constant function is equals to 0. Consider the constant function of x equals to b. The slope of the constant function is equals to 0. ये आपके पास constant function है, horizontal line है, and we know that the slope of the horizontal line is equals to 0. If we draw any tangent to this line, इस line के ऊपर अगर मैं कोई भी tangent draw करूंगी, that would also be equals to the horizontal line. वो उसी line उसी के ऊपर आएगा, वो भी parallel to the horizontal axis होगा. It means the slope of the constant जो होगा at any point वो आपके पास 0 रहेगा. ठीक है, अलजेब्रिकली हम इसको फॉर्मूले से देख सकते हैं. जो फॉर्मूला ऑफ रेफरेंस क्वेश्चन था हमारे पास, फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय h. इसमें जब आपके पास फंक्शन में b माइनस b दोनों पॉइंट x f ऑफ x भी आपके पास इक्वल्स टू b है, ऑफ f ऑफ x प्लस h जो आपके पास चेंज ऐड करके आ रहा है वो भी b है, क्योंकि दिस इज अ कांस्टेंट. तो जब आपके पास दोनों चीजें कांस्टेंट हैं तो b माइनस b इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल्स टू 0. तो डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव. The second rule is that the derivative of the power function is equals to x to the n minus 1th power time n. Here you have the power function x की power n. For proof हम इसकी difference quotient पे हम इसकी different values of n को assume करते हैं कि the power value that could be any positive integer, अगर वो 1 है, 2 है, 3 है, तो अगर हम इस values को substitute करते हैं तो if there is a pattern जो कि हम observe कर सकें कि क्या इसका generate हो रहा है. फर्स्ट हमने assume किया if n is equals to 1. If n is equals to 1, x plus h x, यानी now you have the function of x equals to x. Then positive x and negative x cancel out हो जाएगा, आपके पास h over h is equals to 1. तो आपके पास जो पावर जो आपके पास डेरिवेटिव आया वो equals to 1 आया है. अगर हम ऑब्जर्व करें तो 1 minus 1 equals to 0, that is x की पावर 0 means there is no x, और आपके पास वैल्यू जो होती है वो 1 रह जाएगी. अगेन अगर मैं n की पावर n equals to 2 ले लेती हूँ, x की पावर 2 लेती हूँ, then you have x plus h का होल स्क्वायर, यानी a plus b का होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे आप एप्लीकेबल है. आप इसको फॉर्मूले से खोलोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. दिस इज द फंक्शन ऑफ x. एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, 2xh प्लस h स्क्वायर अपॉन h. h कॉमन आउट आ जाएगा, 2x प्लस h से कैंसिल आउट होगा, 2x प्लस h. व्हेन आप अप्लाई करोगे लिमिट को h इक्वल्स टू 0, तो आपके पास जो डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन है वो इक्वल्स टू 2x आ रहा है. अगेन अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, वी हैव फंक्शन क्या था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर था. ठीक है, हम वी अज्यूम दैट n इज इक्वल्स टू 2 मींस वी हैव द फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर फंक्शन था 2 माइनस 1, यानी पावर माइनस n माइनस 1, और आपके पास पावर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है. अगेन द सिमिलर पैटर्न इज जनरेटेड. नाउ अज्यूम x की पावर 3. अगर n इक्वल्स टू 3 है, देन x प्लस h होल क्यूब आपके पास नाउ फॉर्मूला जो आपके पास अप्लाई हो रहा है. अब आप इसको x प्लस h होल पावर क्यूब, जब हम इसको खोलते हैं, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3xh स्क्वायर प्लस h क्यूब माइनस x क्यूब. अगेन क्यूब x क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, 3x स्क्वायर h प्लस 3xh स्क्वायर प्लस h क्यूब.
यहाँ से h कॉमन आउट आएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो रिमेनिंग फैक्टर आपके पास 3x² प्लस 3xh प्लस h²। नाउ अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे, h इक्वल्स टू 0, ये टर्म आपकी खत्म हो गई, ये टर्म आपकी खत्म हो गई, तो 3x² आपके पास रह गया। अगेन आपके पास वही सिमिलर पैटर्न जनरेट हुआ, 3 माइनस 1 n-1 इज इक्वल टू 2 और मल्टीप्लाई बाय पावर 3x²। तो इसका मतलब क्या है, वी कंक्लूड दैट द डेरिवेटिव ऑफ अ पावर फंक्शन इज इक्वल टू x टू द n-1th पावर टाइम्स n। ठीक है, दिस इज द सेकेंड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टाइम्स अ फंक्शन, कांस्टेंट टाइम फंक्शन अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, द कांस्टेंट टाइम ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। आप फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, कांस्टेंट उससे उसी की तरह जैसे है रिमेनिंग मल्टीप्लाई होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास c है f x ऑफ h और c दोनों जगह आपने उसको कॉमन आउट किया, और लिमिट जो आपकी अप्लाई होगी, जो आपका चेंज अप्लाई हो रहा है वो फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है, तो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टाइम फंक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अगेन अगर मेरे पास यहाँ पे फंक्शन पावर में होता तो फिर क्या हो जाता, आपकी पावर जो थी वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती। कांस्टेंट टाइम पावर फंक्शन अगर आपके पास है तो पावर जो होगी वो आपके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड देन द फंक्शन पावर n-1। सम एंड डिफरेंस, the derivative of sum of two differentiable function or the difference of two differentiable function, चाहे हमें सम लेना है या डिफरेंस लेना है। अब टू डिफरेंशिएबल फंक्शन है हमारे पास, उनका जब डेरिवेटिव हम लेंगे would be equals the sum of their derivatives, उनके डेरिवेटिव दोनों पे अप्लाई करेंगे, उसको प्लस कर लेंगे, that would be the derivative of the sum or difference of two differentiable function। दो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x एंड g, f is a function of x और gx। ठीक है, we have two differentiable function f of x और g of x। आपने दोनों के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया और दोनों का सम कर लोगे। इसी तरीके से माइनस में भी आपके पास दोनों फंक्शंस के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट, अगर आपके पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में है यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, f of x और g of x दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, फर्स्ट फंक्शन आप ऐसे ही लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, जो नेक्स्ट रूल है डेरिवेटिव ऑफ अ क्वोशिएंट, अगर आपके पास क्वोशिएंट में है तो फिर उसका डेरिवेटिव आप किस तरीके से मालूम करोगे, यहाँ पे कंडीशन टू कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जो आपका डिनोमिनेटर में फंक्शन है नॉट बी इक्वल्स टू जीरो हो, तो फिर आपके पास जो डेरिवेटिव होगा वो आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर आप पहले फंक्शन जो डिनोमिनेटर का है उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई होगा वो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन के माइनस न्यूमरेटर्स टाइम द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, एंड देन ऑल डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। दिस इज द क्वोशिएंट रूल। टू टेक डेरिवेटिव, अगर आपके पास क्वोशिएंट है तो आपके पास ये रूल है। रूल क्या है कि आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर का फंक्शन एज इट इज लिखोगे, डिनोमिनेटर टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर्स टाइम द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और देन all divided by the square of denominator। ओके, वर्क एग्जांपल से हम इसको फर्दर क्लियर कर लेते। हमारे पास दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है x² प्लस 2x माइनस 5, लेट सपोज दिस इज f of x एंड x³ माइनस 1, दिस इज अनदर फंक्शन g of x। तो जब हमारे पास यहाँ पे अब कौन कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, ये पावर टाइम, आपके पास पावर रूल भी अप्लाई होगा, कांस्टेंट टाइम द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन भी आपके पास अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और दो आपके पास सम और डिफरेंस भी मौजूद है आपके पास फंक्शंस के, और फिर आपके पास प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो किस तरीके से हम करेंगे, सबसे पहले जो आपके पास पहला फंक्शन है हमने वो
एफ ऑफ एक्स इसी तरह लिखा एंड देन द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन जो आपके पास जी ऑफ एक्स है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज उतार लिया एक्स क्यूब माइनस वन द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर है, पावर n माइनस वन हो जाएगी, 3 माइनस वन इज इक्वल टू 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपके पास ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास खत्म हो गया। x क्यूब माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन अगेन 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x n माइनस वन, तो 2 माइनस वन इज इक्वल टू 1, तो 2x आपके पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। इस फंक्शन का कांस्टेंट टाइम द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यहाँ पे आपके पास पावर 1 है, 1 माइनस वन इक्वल टू 0 और 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो डेरिवेटिव आएगा वो इक्वल टू 2 आएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगेन इक्वल टू 0, तो ये आपके पास खत्म हो जाएगा। 2x प्लस 2, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को 3x पावर आपकी ऐड हो जाती है जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो x की पावर आपके पास 4 हो गई प्लस 2 3 6 अगेन पावर ऐड होंगी 2 प्लस इसमें x की पावर 1 है 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 6x क्यूब माइनस 5 3 15 x स्क्वायर प्लस 2x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2 और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे दिस इज द फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। यहां पे हमारे पास एक और एग्जांपल है, हियर वी हैव क्वोशिएंट, तो हम यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वन अज्यूम दिस इज द एफ ऑफ एक्स एंड एक्स माइनस थ्री अनदर फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, जी ऑफ एक्स। हमने दोनों को अज्यूम कर लिया। फर्स्ट जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है एक्स माइनस थ्री टाइम्स यानी मल्टीप्लाई होगा द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के डेरिवेटिव से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस न्यूमरेटर टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड द स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो आपके पास x माइनस थ्री ऐसे कैसे आ गया, इसका डेरिवेटिव लोगे तो 2x इसका डेरिवेटिव आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया माइनस 2x अगेन ये सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वन, आपके पास फंक्शन ऐसे कैसे आ गया और इसका डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स की पावर यहाँ पे आपके पास क्या है, n इज इक्वल टू 1 है, 1 माइनस वन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपके पास x खत्म हो गया और आपके पास रिमेनिंग जो इसके साथ कोफिशिएंट है 1 वो रह गया माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो ये खत्म हो गया। अगेन आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2x स्क्वायर माइनस 3 टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 एंड x माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1, आपने 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस कर दिया माइनस 6x माइनस 1, तो ये आपके पास डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन आ गया कैलकुलेट होके। डेरिवेटिव्स की इकोनॉमिक एप्लीकेशंस, एक स्पेशल नेम हम यूज करते हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल एनालिसिस विद विच यू ऑल आर वेल अवेयर। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पहले डिस्कस कर चुके हैं मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल कॉस्ट क्या थी? The total cost that arises when the quantity produced is incremented by 1 unit. जो additional cost incur हो रही है अगर आप एक additional unit produce कर रहे हो, that is called the marginal cost. Marginal revenue is the extra revenue or additional revenue generated from the sale of one additional unit. अगर एक additional unit sell होता है market में तो उससे जो एडिशनल रेवेन्यू रिसीव हो रहा है फर्म को, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल रेवेन्यू। मींस मार्जिनल इज एन इंक्रीमेंटल, चाहे वो आपके पास कॉस्ट है चाहे वो इंक्रीमेंटल यूटिलिटी है, बाय कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल का कॉन्सेप्ट जो है, मार्जिनल एनालिसिस जो है वो स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन में जो है वो बहुत वेल नोन है।
हमारे पास यहाँ पे जो ज्यूम कर रहे हैं हम एग्जाम्पल कंसीडर की है वो रेवेन्यू फंक्शन है। डिमांड फंक्शन हमारे पास गिवन है Q इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस, यानी क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस दैट इज इक्वल टू 10 माइनस P। और इसको जब हम इनवर्स डिमांड फंक्शन निकालेंगे तो प्राइसेस की टर्म में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्राइस इज इक्वल टू 10 माइनस Q। जो प्राइस है वही आपका एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है। जो आप एक यूनिट एवरेज रेवेन्यू मींस कि आपकी ऑन एवरेज एक यूनिट को सेल करके कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट में, क्योंकि आपके पास होमोजेनस कमोडिटीज होती हैं, होमोजेनस आपके पास प्राइसेस जो होते हैं वो सेम रहते हैं, तो इसलिए जो एवरेज रेवेन्यू आपका प्राइसेस के बराबर ही है, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइसेस दैट इज इक्वल टू 10 माइनस Q। टोटल रेवेन्यू क्या होगा कि अगर आपके पास एक यूनिट से 10 माइनस Q आ रहा है तो क्विच यूनिट जो अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। तो आप इसको टोटल क्वांटिटी से जो प्रोड्यूस हो रही है मल्टीप्लाई करवा दोगे 10Q माइनस Q स्क्वायर, दिस इज द टोटल रेवेन्यू फंक्शन। अभी हमारे पास ये सब फंक्शनल फॉर्म में है। टोटल रेवेन्यू आपके पास आ गया 10Q माइनस Q स्क्वायर जब आपने इसको Q से मल्टीप्लाई करवा दिया। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू फंक्शन, स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू जब हम इसका टोटल रेवेन्यू का स्लोप लेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 10Q का, इसका डेरिवेटिव 10 आ गया, माइनस Q स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2Q आ जाएगा। दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा जी, ये आपके पास टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। और this is your total revenue. Here we measure on the y-axis total revenue and on the x-axis we have quantity. तो total revenue up to 5 units आपके पास total revenue increases है, और after 5 units आपके पास total revenue decrease होना शुरू हो गया, ठीक है। यानी मैक्सिमम जब आपके पास टोटल रेवेन्यू हो रहा है एट यूनिट 5, उस पे अगर मैं आपका टेंजेंट ड्रॉ करूं तो स्लोप क्या बता रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 0 है। इस बिफोर 5 यूनिट आपके पास इंक्रीजिंग था टोटल रेवेन्यू का फंक्शन, और फिर आपके पास डिक्रीजिंग था, और यहाँ पे आपके पास जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 0 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल रेवेन्यू उस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है जिसपे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू 0 होता है। अगर मैं मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू 0 रखूं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस क्वांटिटी, मुझे नहीं पता कि किस क्वांटिटी पे हो रहा है, तो मैं यहाँ से वो क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकती हूँ कीपिंग मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन इक्वल्स टू 0। मार्जिनल रेवेन्यू के फंक्शन को मैं 0 इक्वेट कराती हूँ कि मैंने कहा जब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू 0 होगा तो क्वांटिटी जो होगी टोटल रेवेन्यू इज एट मैक्सिमम होगा, और उस पर जो आपकी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है वो 5 यूनिट है जब मैं इसको Q के लिए सॉल्व कर लेती हूँ। और इस क्वांटिटी पे आपके पास टोटल रेवेन्यू टोटल जो आ रहा है रिसीव हो रहा है जिसपे मैक्सिमम है वो 25 है, और एवरेज रेवेन्यू इस क्वांटिटी पे आपका 5 है, ठीक है। ये तो आपने ग्राफिकली इसको एनालाइज करके हमें पता चल गया कि मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि हमारे पास फंक्शन पहले इंक्रीजिंग था और फिर डिक्रीजिंग था, तो हमने कहा कि हम मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू इस पॉइंट पे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इट मींस एट दिस पॉइंट द स्लोप इज इक्वल्स टू 0 और the slope of the total revenue curve is marginal revenue. So at that point the marginal revenue equals to 0. तो total revenue is at maximum where the marginal revenue is equals to 0. हमने यहाँ से conclude कर दिया। Derivative, first derivative of a function indicates the function is increasing or decreasing on a certain interval. यानी आपके पास इसका मतलब क्या हुआ, जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो उस डेरिवेटिव का साइन आपको ये बता रहा होता है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं, वेयर द डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, यानी जो टेंजेंट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल हो टू दी
हॉरिजॉन्टल एक्सिस, पैरेलल हो टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये भी आपका क्रिटिकल पॉइंट है, ये भी आपका क्रिटिकल पॉइंट है। एंड देन एट बोथ पॉइंट्स आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो इक्वल टू जीरो है, यानी मार्जिनल जो स्लोप है वो इक्वल टू जीरो। एट दिस पॉइंट the derivative is also equals to zero. At this point the derivative is also equals to zero. First derivative आपका इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर जीरो है। अगर आपके पास if the sign of first derivative changes from positive to negative, ठीक है, तो हम इसको क्या क्या कहते हैं, this is local maximum. If the sign of first derivative changes from negative to positive, it's called local minimum. And if there is no change in sign of the first derivative, then function is not local extreme, यानी वो ना तो maximum है ना ही minimum है, it shows the point of inflection. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ उसकी कॉन्केविटी चेंज हो रही है। किस तरीके से, पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमने जो अभी कंक्लूड किया है, रिलेटिव मैक्सिमम क्या होगा, इफ द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट x इज इक्वल्स टू a। ए वो पॉइंट था जहां पे आपका डेरिवेटिव जो था, जो आपका स्लोप था, इक्वल्स टू जीरो था। ठीक है, अगर उसके नेबरहुड पॉइंट्स में फंक्शन जो है वो अपने साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है मैक्सिमम, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है मिनिमम, और अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जा रहा, वो अपना साइन चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है कि द पॉइंट ए इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी वहां पे उसकी सिर्फ कॉन्केविटी या कॉन्वेक्सिटी में चेंज आ रहा है। आप इस पॉइंट पे देखो, ये पॉजिटिव स्लोप है, उसका स्लोप चेंज नहीं हुआ, ठीक है, पॉजिटिव ही रहा, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ कर्वेचर उसका चेंज हो रहा है, कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी का चेंज आ रहा है। दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे आपके पास सिर्फ उसका कर्वेचर चेंज हो रहा है, उसकी कॉन्वेक्सिटी, इधर कॉन्वेक्सिटी से वो कॉन्केविटी की तरफ जा रहा है या कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन की तरफ जा रहा है, लेकिन साइन सिमिलर है। Here is a worked example for this. आपके पास फंक्शन है y is equals to x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15। इसमें आपको मालूम क्या करना है कि ये रिलेटिव एक्सट्रीमम में रिलेटिव मिनिमा है या रिलेटिव मैक्सिमा है, यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, अभी हम फर्स्ट डेरिवेटिव को टेस्ट यूज करते हुए हम कंक्लूड करेंगे वेदर द फंक्शन इज एट मैक्सिमम एट व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 और इज एट मिनिमम। आपके पास आपने x स्क्वायर माइनस 6x प्लस एच, दिस इज योर फंक्शन। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का, क्या हो जाएगा 2x माइनस 6। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 रखोगे, यानी हमने क्या कहा कि स्लोप इक्वल्स टू 0 है, स्लोप इक्वल्स टू 0 होगा, तो आपके पास उस पे जो x की वैल्यू निकल के आई वो 3 है। अब हमें नहीं पता कि ये 3 मैक्सिमम है या मिनिमम है, हमें ये पता है कि जब भी स्लोप इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है, तो या तो वो मैक्सिमा होगा या वो मिनिमा होगा। ठीक है, या तो यहाँ पे ये लाइन पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या ये लाइन पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि एट दिस पॉइंट जो आपके पास वैल्यू ऑफ x है वो इक्वल्स टू 3 है, लेकिन ये रिलेटिव मिनिमम है या रिलेटिव मैक्सिमम है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसके नेबरहुड पॉइंट्स लेंगे, यानी x इज इक्वल्स टू 3 से आपने एक कम वैल्यू ली और एक उसकी राइट साइड से वैल्यू लेंगे, एक लेफ्ट साइड से वैल्यू लेंगे। अगर मैं x इज इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करती हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव में, आपके 2 x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 6, आंसर इज -2, दैट इज लेस देन 0, यानी नेगेटिव है। अगेन अगर मैं राइट साइड से लेती हूँ x इज इक्वल्स टू 4, राइट नेबरहुड से उसकी वैल्यू लेती हूँ, तो ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका स्लोप जो है वो पहले नेगेटिव है एंड देन इट बिकम पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो ये आपके पास रिलेटिव
मिनिमा है। तो हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के एट x इज इक्वल्स टू 3 दिस 3 शोज रिलेटिव मिनिमा। सेकेंड डेरिवेटिव क्या शो करता है? सेकेंड डेरिवेटिव इज द डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, यानी जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लेते हो देन यू रीच टू द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव मेजर कर रहा होता है, इट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, कि जो स्लोप है फंक्शन का इधर पॉजिटिव और नेगेटिव वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, स्लोप इंक्रीजिंग है बट इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट है या इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट है, तो ये चीज आपको किससे पता चलती है? सेकेंड डेरिवेटिव से। ठीक है, हमने कहा द ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इज कॉनकेव अपवर्ड, कब होगा? ठीक, जब उसका सेकेंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 होगा। कॉनकेव अपवर्ड कब होगा? जब सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल्स ग्रेटर देन 0 होगा। कॉनकेव डाउनवर्ड कब होगा? जब सेकेंड डेरिवेटिव उसका लेस देन 0 होगा। और अगर उसका सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 हो जाता है, ठीक है, इट मीन्स इट शोज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी हम फर्स्ट डेरिवेटिव से भी रिलेटिव एक्सट्रीमम की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं और कंक्लूड कर सकते हैं, और हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी इसको कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कर्व्स हैं, दिस इज नेगेटिवली स्लोप कर्व, this curve is also negatively sloped, this is positively sloped curve, this curve is also positively sloped। ठीक है, ये नेगेटिवली स्लोप कर्व है। अगर इसकी कॉन्केविटी को हम किस तरीके से कंक्लूड करते हैं, अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूं और तमाम टेंजेंट्स बिलो द ग्राफ आते हैं, इट मीन्स दिस इज कॉन्केव अप। इस पे मैं जितने टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगी इसके पॉइंट के साथ वो बिलो द ग्राफ हैं, आई कैन कंक्लूड दैट दिस इज कॉन्केव अप। और हम ये भी कह सकते हैं इसे कि दिस इज कॉन्वेक्स फ्रॉम बिलो। ठीक है, ये कॉन्वेक्स भी है, कॉन्वेक्स फ्रॉम बिलो कह सकते हैं और कॉन्केव अप भी कंक्लूड कर सकते हो। इसको भी, ये भी आपका कॉन्वेक्स है फ्रॉम बिलो या कॉन्केव अप है। ये कॉन्केव है फ्रॉम बिलो क्योंकि इसके जितने भी टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं वो अबव द ग्राफ हो रहे हैं, इट मींस दिस इज कॉन्केव एंड इट इज आल्सो कॉन्केव। तो आपके पास अगर मैं इसको सम अप करूं, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिवली स्लोप कर्व नजर आ रहा है। सेकेंड डेरिवेटिव इज आल्सो पॉजिटिव, ठीक है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव आल्सो पॉजिटिव है, यानी ये कॉन्वेक्स है फ्रॉम बिलो या कॉन्केव अप है, मीन्स के दिस इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। अब हम इस फंक्शन को किस तरह कंक्लूड कर रहे हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है यानी पॉजिटिवली स्लोप्ड है और इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो द फंक्शन इज कॉन्वेक्स फ्रॉम बिलो और वी कैन कंक्लूड दैट इट इज कॉन्केव अप। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी ये क्या बता रहा है कि उसका स्लोप, तो फर्स्ट डेरिवेटिव उसका स्लोप बता रहा है आपको कि स्लोप जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है। ठीक है, दोनों के जो आपका फंक्शन है वो नेगेटिवली रिलेटेड है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में रिलेट कर रहे हैं वो इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है दोनों में। लेकिन जो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है वो इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है, जो स्लोप चेंज हो रहा है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है वो इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगेन द कर्व इज कॉन्केव अप और कॉन्वेक्स फ्रॉम द बिलो। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है यानी आपके पास पॉजिटिवली स्लोप कर्व है, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, इट कंक्लूड दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट और द कर्व इज कॉन्केव फ्रॉम बिलो। ठीक है, यानी कॉन्केव डाउन है। फर्स्ट डेरिवेटिव भी नेगेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव भी नेगेटिव है, तो फिर आप क्या कंक्लूड करोगे? फंक्शन इज डिक्रीजिंग है और फंक्शन डिक्रीज हो रहा है एट डिमिनिशिंग रेट, डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट है, एंड अगेन द फंक्शन इज कॉन्केव
down. Here is a worked example for this. Examine the qualitative characteristics of function. आपके पास ये given function है, इसका आपको बताना है कि ये concave up है, concave down है. At point x is equals to 3, जहां पे x की वैल्यू 3 है, वहां पे ये फंक्शन की नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फंक्शन क्या है. तो अब सबसे पहले हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया. पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा कांस्टेंट 0.9 n minus 1 2 3 2s are 6 x n minus 1 1 plus 12 पावर 1 minus 1 0 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0. अगेन द स्लोप ऑफ द स्लोप, यानी अब आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मालूम कर रहा हो, सेकंड डेरिवेटिव ले रहा हूं. फर्स्ट डेरिवेटिव का जब हम दोबारा से डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव को फंक्शन अज्यूम करते हुए अब हम दोबारा इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 2 1.8 x n माइनस 1 आपके पास है तो 1 हो जाएगी पावर माइनस 6. दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव. इस सेकेंड डेरिवेटिव पे अगर मैं x की वैल्यू को 3 सब्स्टिट्यूट करती हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रही है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 0.6, यानी आपका सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है. जबकि जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो वो 2.1 आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0. फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव. It means you can conclude that the corresponding जो फंक्शन है at that point is concave down. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हमने देखा कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा और सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, इट मीन्स द फंक्शन इज कॉन्केव डाउन और कॉन्केव फ्रॉम बिलो. तो आप यहाँ पे इसको कंक्लूड कर सकते हो टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. We can also use second derivative test to find the relative extremum. If the first derivative of a function at a point is 0, then the value of a function would be a relative maximum if the value of second derivative at that point is negative, and a relative minimum if the value of second derivative at that point is positive. Here is an example. We have a function x cube minus 12x plus 20. तो हमने क्या कहा कि relative minimum और relative maximum कब होगा, the critical point जिसके ऊपर आपका function जो है वो 0 है, slope of the function जो है आपके पास, जो first derivative equals to 0 जहाँ पे आपके पास है, उस वैल्यू को अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करो एट दैट पॉइंट, तो सेकेंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आएगा इसका मतलब है कि वो फंक्शन मैक्सिमम पे है, और अगर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आएगी इट मीन्स कि फंक्शन जो था वो आपका मिनिमम पे था. तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि हम इसका फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे. पावर रूल अप्लाई होगा, 3x स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया. अब हमने क्या कहा कि एट क्रिटिकल पॉइंट मींस कि वो पॉइंट जिसपे स्लोप जो है वो आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी इक्वल्स टू 0 है. तो आपने इसका स्लोप इक्वल्स टू 0 करोगे और x के लिए इसको कैलकुलेट कर लोगे. x की वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, दो वैल्यूज आ रही है 2 and माइनस 2. तो ये दो वैल्यूज ऑफ x है जिसके ऊपर आपका फंक्शन जो है वो या तो मैक्सिमम पे है या मिनिमम पे है, और इट मे बी द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे हम. जब फर्स्ट डेरिवेटिव का हमने अगेन डेरिवेटिव लिया, इट्स द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. 3 2s are 6 6x. 6x is the second derivative of this function. इसमें जब आप ये वैल्यू x की सब्स्टिट्यूट करोगे एट विच द फंक्शन इज एट एक्सट्रीम, तो वो आपको बताएगा कि ये रिलेटिव एक्सट्रीमम जो था वो मैक्सिमम था या मिनिमम था.
x इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है वो 12 आ रही है, दैट इज ग्रेटर देन 0. It means if the second derivative is greater than 0 means it shows graph has a relative minimum at x is equals to 2. अगर मैं x की वैल्यू -2 सब्सटीट्यूट करती हूँ, इट मीन्स कि आपके पास जो ग्राफ है वो एट रिलेटिव मैक्सिमम पे है व्हेन x इज इक्वल टू -2. तो यहाँ पे आपके पास रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमा दोनों शो कर रहा है. ठीक है, जब आपके पास वैल्यू -2 है और 2 है तो ये आपकी वैल्यू हो गई -2. इस पे आपके पास फंक्शन जो है वो रिलेटिव मैक्सिमम पे है और 2 के ऊपर आपकी वैल्यू रिलेटिव मिनिमम पे है. अगर यहाँ पे आपके पास सेकंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 हो जाता तो वो आपका क्या शो कर रहा होता? इट शोज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. अगर सेकंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 हो जाए इट शोज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी वहां पे आपका सिर्फ कॉन्वेक्सिटी या कॉन्केविटी में चेंज आ रहा है. इट विल नॉट चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव. Another application of differentiation is elasticity. Elasticity क्या है? The ratio of relative change in independent variable which result from a small relative change in independent variable. ठीक है, तो आपके पास elasticity क्या चीज मेजर कर रही है? The responsiveness of y to change in x. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास relative change है, we use relative change in the definition of elasticity. इसका मतलब क्या है? The function is dimensionless. We are not using unit in which the variable are measured. हम इसको unitless ले रहे हैं, परसेंटेजेस में लेंगे, हम उस यूनिट को नहीं कंसीडर कर रहे in which the variables are measured. ठीक है, let's suppose we have this function y is a function of x. अगर हमें कहती हूँ y is an output and x is an input, it means this f shows a production function. If this y is quantity demanded or x is price or income, it means this function shows demand function. अगर ये y और x जो है ये quantity supplied है and this is prices, it means this is price आपका function supply function है ये. तो functional relationship है y और x का. Y is a dependent variable and x is an independent variable at which the y depend upon. और change responsiveness हम कैलकुलेट कर रहे हैं of y की कि y किस तरीके से change होता है in response to change in x. This is called the elasticity. Relative change है, यानी percentage change in y divided by percentage change in x. Change in y over y multiply by 100, both denominator और numerator 100 से multiply होंगे, 100 cancel हो गया तो change in y over y, change in x over x. अब इसको अगर हम डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे तो ये हो जाएगा रिवर्स, x अपॉन चेंज ऑफ x. चेंज इन y ओवर y मल्टीप्लाई बाय x अपॉन चेंज इन x. और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाई बाय चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. ये जो आपका ये फैक्टर है चेंज इन y और चेंज इन x, इट रिप्रेजेंट द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. अगर हम assume करें, if we assume that this change is very small and it is small, we can replace this average rate of change with instantaneous rate of change, यानी dy over dx से हम इसको रिप्लेस कर देंगे. अगर हम कंसीडर कि ये बहुत स्मॉल चेंज हो रहा है तो हमारे पास इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इलास्टिसिटी x अपॉन y मल्टीप्लाई बाय dy upon dx. This is the first derivative of a function. First derivative of a function x upon y. y क्या है? y is a function of x है आपके पास. तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x upon function of x multiply by this is the first derivative of the function. और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन डिवाइडेड बाय, अगर आप इसको वापस डिवीजन में लेके जाओगे तो ये रेशियो
रिवर्स हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये क्या चीज है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन शोज द मार्जिनल फंक्शन। और अगर आप y को फंक्शन को x से डिवाइड कर दोगे, जैसे हमने टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी किया तो हमने कहा कि हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आ जाए, इस तरीके से जब हम फंक्शन को x से डिवाइड करते हैं हमारे पास एवरेज फंक्शन निकल के आता है। ठीक है, तो मार्जिनल फंक्शन डिवाइडेड बाय एवरेज फंक्शन, इलास्टिसिटी क्या बता रही होती है, इज द रेशियो ऑफ मार्जिनल फंक्शन टू द एवरेज फंक्शन। बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी, जब हम इलास्टिसिटी को कंप्यूट करते हैं विद अ गिवन क्वांटिटेटिव फंक्शन, तो हम जो वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी आ रही है उसकी बेसिस पर हम उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। या तो फंक्शन हम कहेंगे इलास्टिक है, या यूनिटरी इलास्टिक है, या इन इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि the value of elasticity is greater than 1. Greater than 1 means it indicates greater proportional increase in y due to small proportional increase in x. x में small increase से y में बहुत ज़्यादा change आ रहा है. It means कि the function is elastic. Unitary elastic means if the value of elasticity is equals to 1. आपका जो elasticity की value आ रही है equals to 1 आ रही है, इंडिकेट कर रही है इक्वल प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन y ड्यू टू स्मॉल इंक्रीज इन x। जितना x में चेंज आ रहा है उसी इक्वल प्रोपोर्शन में y में भी चेंज आ रहा है। और इन इलास्टिक कब होगी, व्हेन द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, इंडिकेटिंग स्मॉलर प्रोपोर्शन इंक्रीज इन y ड्यू टू स्मॉल प्रोपोर्शन इंक्रीज इन x। x के चेंज होने से जो y में चेंज आ रहा है वो उस इतना ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, दैट इंडिकेट्स दैट कि आपकी जो फंक्शन है वो इन इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है। Now we have three functions, y is equals to 3 plus 2x square, y is equals to 10 plus 2x square, y is equals to 8 plus 2x square। हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट इलास्टिसिटी, यानी इफ x is equals to 2 at this point इस फंक्शन की क्या इलास्टिसिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x अपॉन वाई, x हमारे पास y क्या है, हमारे पास 10 प्लस 2x स्क्वायर, हमने y की जगह y की वैल्यू लिख दी। dx अपॉन dy अपॉन dx क्या है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हमारे पास जब डेरिवेटिव हम इस फंक्शन का लेंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 2 2 4x n माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ये 4x आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 4x एंड x तो पावर आपकी प्लस हो जाएगी 4x स्क्वायर 3 प्लस 2x स्क्वायर। अब हमने क्या कहा था, एट व्हाट पॉइंट, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, तो जब आप 2x की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आपका जो आंसर आ रहा है 16 अपॉन 11। 16 आपका न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, दैट इंडिकेट्स दैट द रेशियो इज ग्रेटर देन 1 है। इट मीन्स द फंक्शन इज इलास्टिक एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2। इस पॉइंट पे फंक्शन इलास्टिक है। अगर मैं कहूं कि दिस इज द सप्लाई फंक्शन तो हम क्या कहेंगे कि सप्लाई, ये आपकी सप्लाई जो है वो इलास्टिक है विद रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइसेस, आपकी रिस्पॉन्सिवनेस इन सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा है, आपका फंक्शन जो है वो इलास्टिक है। सेकेंड वन इज y is equals to 10 plus 2x square। ठीक है, अगेन हमारे पास x अपॉन y था, y की जगह हमने y का फंक्शन लिख दिया 10 प्लस 2x स्क्वायर, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास 4x आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर है, इंडिकेट कर रहा है कि द रेशियो इज लेस देन 1 है। इट मीन्स द फंक्शन इज इन इलास्टिक एट x इज इक्वल्स टू 2। इस वैल्यू पे x की फंक्शन जो है वो इन इलास्टिक है। ठीक है, अगर मैं अगेन कहूं कि ये आपका सप्लाई का फंक्शन है, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x, इज इंडिकेट दैट इफ दिस इज प्राइस दिस इज द सप्लाई फंक्शन। तो आपके पास ये क्या बता रहा है, ये आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बता रहा है। इसी तरीके से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी निकाल सकते हैं। आप इसी तरीके से इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है,
द थर्ड फंक्शन वाज y इज इक्वल टू 8 प्लस 2x स्क्वायर। ये आपका तीसरा फंक्शन था जो गिवन फंक्शन हमारे पास था। इसकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे x अपॉन 8 प्लस 2x स्क्वायर, y की जगह हमने y का फंक्शन लिख दिया, और dy ओवर dx हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 2 4, 4x, अगेन वी हैव 4x इज द डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, आपने इसको मार 4x स्क्वायर 8 प्लस 2x स्क्वायर, x की वैल्यू जब आपने सब्सटीट्यूट की 16 अपॉन 16, the value of elasticity equals to 1, that indicates that the function is unit elastic at x is equals to 2। तो ये elasticity क्या है? It's just a responsiveness of y to change in x। अब ये कोई भी y हो सकता है, कोई भी x हो सकता है। y आपकी जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड भी हो सकती है, क्वांटिटी सप्लाइड भी हो सकती है, x आपके प्राइसेस भी हो सकते हैं, x आपकी इनकम भी हो सकती है। अगर क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस की रिस्पेक्ट से निकाल रही होंगी तो फिर मैं इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नाम देंगे। अगर y आपका जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड है और x आपका प्राइस है तो क्वांटिटी आपकी ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो जाएगी। थैंक यू।